अब हम पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश को कंप्लीट करते हैं। देखिए इस वंश का संस्थापक, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? थानेश्वर। और वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति। देखिए इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक एवं इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता प्रभाकर वर्धन था। कौन था? प्रभाकर वर्धन। और इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। देखिए प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिनका नाम था राजश्री। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार रिवीजन करिए। देखिए वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, इसकी राजधानी थी थानेश्वर। इस वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक और इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन हुआ था? प्रभाकर वर्धन, जिसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र हुए थे, एक का नाम था राज्यवर्धन और दूसरे का नाम था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, अब देखिए प्रभाकर वर्धन के बारे में भी हम लोग देखे हैं कि दो पुत्र हैं इनके, एक है राज्यवर्धन और एक है हर्षवर्धन, और एक पुत्री है जिनका नाम है राजश्री, और पत्नी का नाम है, अभी हम लोग पढ़े हैं, यशोधरा। ठीक है, अब देखिए राजश्री का विवाह हुआ था ग्रह वर्मा से। राजश्री का विवाह हुआ था ग्रह वर्मा से। ग्रह वर्मा कौन था? यह कन्नौज के मौखरी राजा हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए इस ग्रह वर्मा की हत्या करता है मालवा के शासक देवगुप्त। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया था। ठीक है, तो यहां से आप याद रखिएगा कि राजश्री का विवाह होता है ग्रह वर्मा से, जो कि कन्नौज के मौखरी राजा हुआ करता था। ग्रह वर्मा की हत्या करता है मालवा के शासक देवगुप्त और राजश्री को बंदी बना लेता है। इस पर इसका भाई, राजश्री का भाई जो है राज्यवर्धन, ठीक है, याद रखिएगा, ये देवगुप्त की हत्या कर देता है। ठीक है, राज्यवर्धन ये देवगुप्त को मार डाला, और देवगुप्त का मित्र हुआ करता था शशांक, इसने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, तो यहाँ राज्यवर्धन का खेल खत्म हो गया। और शशांक के बारे में आप जानते हैं कि ये शैव धर्म का अनुयायी था, ये शैव धर्म का अनुयायी था, और ये बोधि वृक्ष जो जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया था। बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? यही शशांक था, याद रखिएगा। ठीक है, तो शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि राज्यवर्धन यहां पे जब मारा जाता है तो अब बचता है हर्षवर्धन। तो वर्धन वंश का अगला शासक बनता है आपका हर्षवर्धन। अब हम हर्षवर्धन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन को हर्ष भी कहा जाता है, इसको शॉर्ट में हर्ष भी कहा जाता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसे शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं, हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और इसने उपाधि धारण किया था परम भट्टाकर। ठीक है, परम भट्टाकर की उपाधि किसने धारण किया था? हर्षवर्धन ने धारण किया था। देखिए इसने शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। यही शशांक इसका भाई राज्यवर्धन की हत्या किया था। राज्यवर्धन की हत्या, जो कि हर्षवर्धन का भाई हुआ करता था, इसकी हत्या शशांक किया था। तो बदले में हर्षवर्धन ने भी शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये शशांक जो है ये बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और ये शैव धर्म का अनुयायी था, याद रखिएगा। आगे देखिए हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। यह भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की पराजय हुई थी। अब देखिए हर्षवर्धन के समय में ही हुएनसांग यात्री आया था। ठीक है, हुएनसांग जो था ये चीनी यात्री था, ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हौ से हर्षवर्धन और हौ से हुएनसांग, आप जरूर याद रखना। देखिए हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। देखिए हुएनसांग यह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। इसका भारत आने का उद्देश्य क्या था? कि नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करना। ठीक है, याद रहेगा, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह चीनी यात्री था और ये इसको यात्रियों में राजकुमार, नीतियों का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। किसको? हुएनसांग को। आगे देखिए हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। देखिए हर्ष प्रारंभ में शिव का परम भक्त था, परंतु चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्यश्रेय प्रदान किया और यह भी पूर्ण बौद्ध बन गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रारंभ में हर्षवर्धन शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन जो ही ये हुएनसांग से मिला तब ये पूर्णतः बौद्ध बन गया। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाणभट्ट की प्रमुख रचना है हर्षचरित एवं कादम्बरी। हर्षचरित एवं कादम्बरी बाणभट्ट की प्रमुख रचना है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है।
देखिए हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख किया गया है। देखिए हर्षचरित में ही इसमें प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। कौन सा शब्द आया है? लोकपाल शब्द आया है। और बाणभट्ट की जो प्रमुख रचना है आप इसे जरूर याद रखिएगा। ठीक, आगे देखिए हर्षवर्धन की रचना, हर्षवर्धन की प्रमुख रचना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है आपका प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद ये हर्षवर्धन की रचना है। और बाणभट्ट की रचना है आपका हर्षचरित एवं कादम्बरी। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। ठीक है, देखिए प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। देखिए पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। आप जानते हैं कि इससे पहले आप गुप्त वंश के बारे में पढ़े थे, तो गुप्त वंश में भी साधारण पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था। देखिए अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर कहा जाता था। पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। ठीक है, आगे देखिए हर्षचरित आप जानते हैं कि बाणभट्ट की रचना है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र, जिसको जलपंप बोलते हैं, का उल्लेख मिलता है। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। देखिए हर्ष के समय में जो मथुरा थी, मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। देखिए हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने वर्धन वंश से संबंधित, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखें, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, उन सभी को हमने कवर किया।